नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टैंडर्ड टाइपिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो है राजस्थान में वन्य जीव और उनके संरक्षण। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा स्टेनोग्राफर जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए ये स्पेशल क्लास है आप लोगों को दी जा रही है बाई सारस्वत स्टेनो क्लासेस। और आज के इस टॉपिक में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए एक कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें समझने वाली चीजें कम होती हैं और रटने वाली चीज ज्यादा होती है। तो उसी प्रकार आज का जो ये टॉपिक है इसमें रटने वाली चीजें ज्यादा है और समझने वाली चीजें थोड़ी कम है। जिस तरह से साइंस थी, साइंस में प्रैक्टिकल्स ज्यादा होते हैं और हमने वो प्रैक्टिकल्स करके आपको यहाँ पर क्लास में बताए भी थे। जो क्लासेस आप साइंस की क्लासेस है वहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन अब जो चीजें हैं वो ज्यादातर रटने वाली चीजें, इसलिए ज्यादातर पॉइंट टू पॉइंट ही हम यहाँ पर लेके चलेंगे इस स्टडी को। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। देखिए पहली चीज ये कि वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो दूसरा आता है, जबकि पहला स्थान किसका आता है? असम का आता है। तो वन्य जीवों की दृष्टि से पहले तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ क्लियर होते हैं कि राजस्थान का जो स्थान है वो दूसरा और असम का स्थान क्या है? पहला स्थान आएगा। मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950, आपको सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, राइट? तो गणतंत्र दिवस की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। जबकि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? स्वतंत्रता दिवस, मतलब देश आजाद हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो उसी दिन दोस्तों वन्य जीव का जो विषय है वो किसके अंतर्गत लाया गया? राज्य सूची में लाया गया। एक देखिए तीन तरह की सूची होती है, केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है, संवर्ती सूची होती है। तो केंद्र जो होता है, केंद्र सूची में अगर कोई भी सब्जेक्ट आएंगे तो उस पे जो पैसा लगाएगा या ध्यान रखेगा वो केंद्र रखेगा, राज्य वाले में राज्य रखेगा, और जहां पर संवर्ती सूची आएगी वहां केंद्र और राज्य दोनों का अंश होगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया। इंपॉर्टेंट डेट कि राजस्थान में सबसे पहले राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू हुआ? तो 23 अप्रैल 1951 को क्या हुआ था? राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। राजस्थान राज्य का वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत, मतलब इस अधिनियम के तहत 1955 में राज्य के अंदर वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो है वो की गई। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1947 को। अब आपको मैं ये भी बता देता हूं दोस्तों कि कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस भी 5 जून को बनाया जाता है। तो 5 जून 1972 को प्रथम पर्यावरण सम्मेलन, जो कि कहां पर हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हुआ था, में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वन्य जीव संरक्षण हेतु भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया। तो कब बनाया गया है वन्य जीव अधिनियम 1972? ये कब बनाया गया? 5 जून 1972 को। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को जम्मू कश्मीर को छोड़ के कहां पर? पूरे भारत में लागू कर दिया गया। जबकि ये राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को, देखिए यहां पर क्या आया? 9 सितंबर 1972 को पूरे में फैल गया था। तो 9 सितंबर से पहले की डेट होगी। 1 सितंबर 1973 को क्या राजस्थान में ये लागू हुआ। 1 अप्रैल 1973 को डॉक्टर कैलाश आगला के द्वारा टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, के प्रयास से भारत में बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजनाएं चलाई गई, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट कहा गया। टाइगर प्रोजेक्ट के भी क्वेश्चन आएंगे और उसके बारे में भी हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। भारत की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? जिम कॉर्बेट बाघ परियोजना है, जो पहली बाघ परियोजना है। कहां पर थी? उत्तराखंड में प्रारंभ की गई। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट 1947 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो राजस्थान में अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो 1974 से यहां पर की गई। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो पहला स्टार्ट हुआ वो 1947 से हुआ और इस योजना को जो प्रारंभ किया गया वो 1 अप्रैल 1973 से लागू की गई। 42वें संविधान संशोधन के वर्ष 1976 के द्वारा वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। मतलब 26 जनवरी 1950 को तो राज्य सूची में डाला गया था, जबकि 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1976 में। उसमें जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण है
इस विषय को किस में डाल दिया गया, संवर्ती सूची में, जहां पर मैंने जैसा बताया कि केंद्र और राज्य अब दोनों इस चीज को संभालेगा। ठीक है, भारतीय संविधान में वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख अगर मैं बात करूंगा तो कहां कहां पर मिलेगा, तो देखिए पहली चीज तो संवर्ती सूची के अंदर मिलेगा, नीति निर्देशक तत्व में मिलेगा, मूल कर्तव्य में मिलेगा। नीति निर्देशक तत्व की अगर मैं बात करूंगा तो अनुच्छेद 48A के भाग 4 में, और अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो 51A, ठीक है, 51A भाग 4A के तहत जो है वो मूल कर्तव्य में मिलेगा। जो अनुच्छेद कौन सा हो गया, 51A, भाग कौन सा हो गया, 4A के तहत, 4A के तहत जो है वो आपको संविधान में इसका उल्लेख मिलने वाला है। ठीक है, आपको उतारने की नीड नहीं है क्योंकि इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और जो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। और क्वेश्चनों के लिए हम लोगों ने अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है सारस्वत स्टेनो एप्लीकेशन, वहां से आप इन सभी के क्वेश्चंस जो है वो भी आप ले सकते हैं, और वहां से वन लाइनर नोट्स के रूप में हमने क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर दिए हुए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये उतारने की नीड नहीं होगी, पीडीएफ आपको एज इट इज जो भी आप यहाँ देख रहे हैं वो आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986, ठीक है, 1972 के बाद 86 की बात कर रहे हैं, 19 नवंबर 1986 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष भारत में लागू कर दिया गया। जो भी अधिनियम में चेंजेस होते हैं उनको धीरे धीरे लागू किया जाता है। भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड 5 फरवरी 2003 में बनाया गया। तो 5 फरवरी 2003 में राज्य भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड बनाया गया। ठीक है, राज्य जैव विविधता बोर्ड कब बनाया गया, इसके 7 साल बाद 14 सितंबर 2010 को। तो राज्य में तो बनाया गया 2010 के अंदर, और केंद्र में मतलब राष्ट्र में बनाया गया 2002 के अंदर। यह आपको यहां पर याद रखना है। अब राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की जब भी बात करते हैं तो 3 राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, एक रणथंभौर होता है, केवलादेव होता है, मुकुंदरा हिल्स होता है, यह आपको पता होगा। लेकिन कई कई बार हम देखते हैं कि डेजर्ट और सरिस्का का भी नाम कभी कभी हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या चीज है, देखिए, तो जो एनवायरमेंट इन्वेस्टिगेशन सर्वे की ओर से जब रिपोर्ट आती है तो उसके अनुसार राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जबकि बात करें कि राजस्थान के पर्यावरण विभाग के अनुसार अगर बात करते हैं तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यानों की बात होती है। तो यहां पर जो अप्रूव्ड है वो है 3 कौन से, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। लेकिन कभी आ जाता है क्वेश्चन की एनवायरमेंट इन्वेस्टिगेशन सर्वे की ओर से राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वो 5 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर ये पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान 3 है, और वो 3 कौन कौन से हैं, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। और रणथंभौर आपको पता होगा सवाई माधोपुर में स्थित है, केवलादेव भरतपुर में स्थित है, और मुकुंदरा हिल्स जो है बेटा वो कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर, मतलब 2 जिलों के अंदर स्थित होता है। यहां तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं अब रणथंभौर उद्यान की, जो कि स्थित है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में। तो अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, 1955 में। प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब हुआ है, 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ है। अभ्यारण्य के रूप में स्थापना इसकी कब हुई है, 1955 में। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो 1980 में। 55, 73, 80 याद कर लीजिए, स्थापना हुई है 55 में, टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है 73 में, 73 में। राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब हुआ है, 1980 के अंदर। ठीक है, 1 नवंबर 1980 को। यह क्षेत्र रियासत काल में जयपुर के राजाओं का शिकारगाह पता है ना, जहां से राजा लोग छुप के शिकार किया करते थे। तो ये वो जगह थी जहां पर राजा अपने शिकार किया करते थे। ठीक है, रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा बाघ मिलते हैं, उनके लिए एनवायरमेंटल सुटेबल है। ये अभ्यारण्य अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान का कुल विस्तार 282.03 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़ी बाघ परियोजना है। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट में रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर का पार्ट आता है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का हिस्सा शामिल किया गया है। और ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो सवाई माधोपुर में, करौली, बूंदी, टोंक जिलों में 1411 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसमें सीताफल और धोंक के वन मिलते हैं, लाल सिर वाले तोते मिलते हैं। दुर्लभ प्रजाति का काला गरुड़ राजस्थान के इसी अभ्यारण्य में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला गरुड़ जो है वो कहां मिलेगा, तो वो रणथंभौर में मिलेगा, याद रखिएगा। बाघ सुल्तान बबली का विस्थापन यहां से सरिस्का में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाघ सुल्तान और बबली। ठीक है, सुल्तान बबली के क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। इस अभ्यारण्य में जोगी महल, क्वेश्चन ये एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जोगी महल किस अभ्यारण्य में है। तो भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी कहां पर है, रणथंभौर में है। और रणथंभौर किला, कुक्कुर घाटी में कुत्ते की छतरी, ये कहां पर होंगे, रणथंभौर में। ठीक है, झूमर बावड़ी की आरटीडीसी का होटल है झूमर बावड़ी, वो भी यहीं पर स्थित है। पदम तालाब, मलिक तालाब, लाहपुर झील और राजबाग झील यहां पर स्थित है। प्रसिद्ध मछली बागिन इसी अभ्यारण्य में थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए सुल्तान बबली, तो एक तो किसका संबंध हो गया, सुल्तान हो गया, एक बबली हो गया, मछली हो गया, ये सब जो है वो बागिनों के नाम है। ठीक है, तो और जो मछली की जो बेटी है उसका नाम क्या है, कृष्णा। तो अगर कृष्णा, मछली, बबली, सुल्तान इस तरह के नाम आते हैं तो उसका संबंध सीधा सीधा कहां से हो जाता है, रणथंभौर से होता है। इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, और जो ये कृष्णा नाम है दोस्तों, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो कृष्णा पूनिया जो विधायक भी थी हमारे, ठीक है, तो कृष्णा पूनिया के नाम पर, और डिस्क थ्रोअर खिलाड़ी भी थी, तो इनके नाम पर जो मछली की बेटी है उनका नाम कृष्णा जो है रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे राजस्थान का, यहां पर देखते हैं। यह अभ्यारण्य पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अभ्यारण्य की जो शुरुआत है, स्थापना है जो 1955 में किसकी हुई थी, रणथंभौर की हुई थी। 1956 में किसकी हुई है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की हुई है। यह राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है और 27 अगस्त 1981 को इसको जो है वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और साथ ही दोस्तों 1985 में यूनेस्को के द्वारा विश्व की प्राकृतिक धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है। और यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल है। तो उसका नाम क्या होगा, केवलादेव राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद आता है इसी के कुछ और मेन पॉइंट। यह अभ्यारण्य स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 21, में आपको समझा देता हूं। ये जो स्वर्णिम परिपथ है दोस्तों, ये बनता है आपके दिल्ली, आगरा और जयपुर का। ठीक है, दिल्ली, आगरा, जयपुर, इन तीनों की ही दूरी जो है वो समान है। और ये एक स्वर्णिम परिपथ होता है जो पर्यटकों की दृष्टि से इस परिपथ को बनाया गया है। ठीक है, और यही जब जयपुर से आप आगरा जाते हैं तो राजमार्ग नंबर 21 पे जो है वो आपको देखने को मिलता है केवलादेव राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यह राज्य की प्रथम वन्यजीव प्रयोगशाला स्थित है। इसमें भगवान शिव का केवलादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, और ये मंदिर जो है वो घने जंगलों में आधारित है, मतलब स्थित है, और इसीलिए इसका नाम केवलादेव घना अभ्यारण्य पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाणगंगा नदी पर निर्मित अजान बांध का पानी यहां की झीलों में आता है। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि बाणगंगा नदी पर जो अजान बांध है, अजान बांध किस पे है, बाणगंगा नदी पे, पहली चीज याद रखना यहां की झीलों में आता है। बाणगंगा व गंभीर नदी यहीं से बहती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सिलेटी टिटहरी की अगर बात करेंगे तो सिलेटी टिटहरी जो है वो कहां पाई जाएगी, केवलादेव। जबकि काला गरुड़ की अगर बात करेंगे तो वो रणथंभौर से मिलता है। ठीक है, इसमें मेथा घास, ऐचा घास भी पाई जाती है। यहां कुट्टू घास भी पाई जाती है। कुट्टू घास जो कि साइबेरियन सारस जो होते हैं उनकी पसंदीदा घास होती है।
प्रवासी पक्षियों की बात करेंगे तो ये अभ्यारण्य साइबेरियन सारस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, साइबेरियन सारस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और साइबेरियन सारस की जो घास होती है, जो प्रसिद्ध घास होती है जिसपे वो आते हैं, वो कुट्टू घास करके होती है। ठीक है, पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। चकोर पक्षी के लिए भी यह अभ्यारण्य, जो चांद और चकोर की जो कहानी आपने सुनी होगी, गाने सुने होंगे, चकोर सॉन्ग भी है। ठीक है, तो ये चांद की तरफ देखता रहता है, एक ऐसा पक्षी होता है। तो चकोर भी कहां आपको देखने को मिलता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा केवलादेव में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। लाल गर्दन वाले तोते हो गए, व्हाइट ईगल हो गया, स्कोप उल्लू आदि प्रवासी शिकारी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। सीधी बात समझ लीजिए, पक्षी से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों में आप इसको टिक करिए, क्योंकि पक्षी सारे यही आते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें पाइथन पॉइंट भी है, और पाइथन पॉइंट जो होता है, पाइथन से आप समझ जाइए अजगर जो होते हैं। तो यहां पर पाइथन पॉइंट पे क्या होगा? अजगर धूप सेकते हैं यहां पर। ठीक है, धूप सेकते हुए मतलब वहां पर खूब मिलेंगे। राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान स्थापित कहां किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली रहा है। डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्या होगी? केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, राजस्थान का प्रथम रामसर साइट नम भूमि वेटलैंड स्थित है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को यहां पर शामिल किया गया। दलदली क्षेत्र जो होता है उसको रामसर साइट कहते हैं। ठीक है, वेटलैंड जो होता है, तो राजस्थान का प्रथम रामसर स्थल वो भी 1 अक्टूबर 1981 को इसको शामिल किया गया है। गोवर्धन ड्रेन योजना के तहत पाइपलाइन से केवलादेव में पानी लाया गया है। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी पाइपलाइन है? गोवर्धन ड्रेन योजना के तहत यहां पर पाइपलाइन के द्वारा पानी लाया गया। और प्रदेश की दूसरी प्रस्तावित बर्ड सेंचुरी बड़ोपल गांव हनुमानगढ़। ठीक है, तो प्रदेश की दूसरी प्रस्तावित बर्ड सेंचुरी, मतलब ये कि पहली बर्ड सेंचुरी तो आपको यहां पे देखने को मिल ही रही है, और जो दूसरी प्रस्तावित बर्ड सेंचुरी है वो बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ में स्थित होगी। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैंने बताया कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए इन पे भी आते हैं पॉइंट्स पे, क्योंकि देखिए यहां पर पॉइंट समझने से ज्यादा हमें याद करने वाली चीजें हैं, इसलिए यहां पर पॉइंट्स जो है वो इस वीडियो में ज्यादा रखे गए हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित है। ठीक है, श्रृंखला क्या होती है आपको पता ही होगा, ये इस तरीके से जैसे जो पहाड़ होते हैं, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित होता है, जो 199.5 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसका पुराना नाम है दर्रा अभ्यारण्य था। इसे 1 नवंबर 1955 को रणथंभौर को भी किया गया, इसको भी 1955 में, और केवलादेव को 1956 में। ठीक है, तो को अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको 9 जनवरी 2012 में, ठीक है, कब किया गया? 9 जनवरी 2012 को नोटिफिकेशन जारी करके राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसमें 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। राजस्थान का तीसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। इसको 9 अप्रैल 2013 को बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया। 2012 में तो इसको किसका दर्जा दिया गया? आपके राष्ट्रीय उद्यान का। और 2013 में दोस्तों 9 अप्रैल 2013 को, अच्छा दोनों की तारीख देखिए, 9 जनवरी है और ये 9 अप्रैल है, 9 तारीख इसमें इंपॉर्टेंट है। और 2013 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट बनाया और 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया है, को बाघ परियोजना का दर्जा दिया। ये टाइगर प्रोजेक्ट कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़ में 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है। 2003 में इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क प्रस्तावित किया गया था, प्रस्तावित था। और 2006 में वसुंधरा राजे की जब सरकार आई तो उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? मुकुंदरा हिल्स कर दिया। ठीक है, तो दर्रा था उसका नाम वसुंधरा राजे के द्वारा क्या कर दिया गया था? मुकुंदरा हिल्स। और ये कब किया गया था? 2006 के अंदर, ठीक है, 2006 में। और 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 2013 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया, और इसका जो निर्माण हुआ वो 1955 के अंदर किया गया था। ठीक है, घड़ियाल और सारस काफी संख्या में इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बिल्कुल, मगरमच्छ हो गए,
घड़ियाल हो गए, सारस हो गए, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। नदियां आहू व काली सिंध नदियां इसी से होकर बहती है। आहू और काली सिंध नदी कहां से होगी? यहीं से। इस अभ्यारण्य में रावठा महल, गागरोन का किला इंपॉर्टेंट, तो गागरोन का किला पूछा जाता है। गुप्तकालीन मंदिर भीम चवरी, बाडोली का शिव मंदिर, बाडोली का शिव मंदिर और गागरोन किला पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। गागरोन से गागरोनी तोते भी आप याद कर सकते हैं। वैज्ञानिक नाम इनका होता है एलेक्जेंड्रिया पैराकीट। ये अभ्यारण्य गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। इनका जो अलग नाम होता है वो हीरामन तोता होता है। दुइया हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। ये मानव आवाज की नकल करते हैं, तो मानव आवाज की नकल करने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तोते होते हैं वो कौन से होते हैं? गागरोनी तोते होते हैं। ठीक है। विशेष बाघ संरक्षण बल STPF, विशेष बाघ संरक्षण बल, ठीक है, जो स्पेशल टास्क प्रोटेक्शन फोर्स हो गया। रणथंबोर के बाद अब सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। तो बाघों को बचाने के लिए STPF होती है, और ये वहां के आसपास के जो लोग होते हैं उनमें इनकी जानकारी देते हैं, उनको दूर करते हैं। वहां पर मतलब शेरों से, शेर और जनता के बीच में एक जो एक बैलेंस स्थापित करने के लिए जो STPF की टीम है उसको लगाया गया है, और ये हर जगह जहां पर भी टाइगर रिजर्व है वहां पर इनको लगाया जाता है। इसके बाद अब बात कर रहे हैं दोस्तों, हम अब 26 अभ्यारण्यों की बात करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है। अब अभ्यारण्यों में हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य को। 3 जो हमने वो पढ़ लिए हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और अब हम 26 अभ्यारण्यों को पढ़ेंगे। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं। ये अभ्यारण्य अलवर जिले के अंदर स्थित है। कहां पर है दोस्तों? अलवर जिले में स्थित है, और 1900 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1900 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का जो है वो दर्जा दिया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मोस्ट ऑफ जो है वो 55 में दिए गए थे, केवलादेव को 1956 में दिया गया था। ठीक है। 1978 और 79 में यहाँ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया। 78 79 के अंदर यहाँ पर क्या किया गया? टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चालू किया गया। 73 के अंदर रणथंबोर में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चालू किया गया था। तो ये राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। ये अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतर आप पूछे जाएंगे तो वो कहां पर होंगे? सरिस्का के अंदर। और सरिस्का पूछा जाएगा तो कहां पर है? अलवर के अंदर। इस अभ्यारण्य में क्रॉसका, कांगनबाड़ी, पठार, भृतहरि, नीलकंठ महादेव के मंदिर इंपॉर्टेंट जो है वो भृतहरि का मंदिर है। पांडुपोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेड़ा की छतरी, नारायणी माता इंपॉर्टेंट है। सरिस्का पैलेस और RTDC का टाइगर डैम होटल यहां पर स्थित है। जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो जरूर एक बार आप याद करना। ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट जो दूसरा अभ्यारण्य है वो है सरिस्का नाम से। ठीक है, जो कि अलवर में स्थित है, और ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं सारस्वत, आप कर रहे हैं स्टैनो की तैयारी, तो सारस्वत स्टैनो क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको कॉल करना है या इंक्वायरी करनी है 9887060188 पर, और आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो आप यहां पर पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो राष्ट्रीय, अब तीसरा आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित होगा। ठीक है, मैं आपको नए जिलों के हिसाब से ही चीजें बताऊंगा यहाँ पर, और इसलिए आप लोग ये परेशान मत होना, नए जिले पुराने जिले मैं आपको जो भी अपडेट होंगे वो यहाँ पर कराऊंगा। तो जैसलमेर और बाड़मेर में ये स्थित है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर आपको पता होगा सबसे बड़ा जिला है, आप जानते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब जैसलमेर और बाड़मेर जैसे दो बड़े जिले अगर जुड़ जाते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा जिला ये अभ्यारण्य हो जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1980 और 81 में की गई। इस अभ्यारण्य में करोड़ों वर्ष पुराने काष्ठ अवशेष, डायनासोर के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर ऑक्टोपस भी मिला है, मछलियों के अवशेष मिले हैं। मतलब ये कि 33 सागर का जो अवशेष है वो भी यहाँ पर मिला है, कि यहाँ पर समुद्र कभी हुआ करता था, और समुद्र जो है वो पृथ्वी में जो उथल पुथल हुई उससे वो पानी यहाँ से चला गया, और कई जीव जंतु यहाँ पर जो है दफन हो गए।
तो जो अवशेष है वो यहां पर मिलते हैं। इन अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए अभ्यारण्य के भीतर अकाल गांव में फॉसिल्स पार्क की स्थापना की गई है। जो अवशेष मिलते हैं उनको कहां रखा गया है? अकाल गांव में फॉसिल्स पार्क में स्थापित किया गया है। यह अभ्यारण्य आकलवुड फॉसिल्स पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे जीव जंतुओं की बात करेंगे तो गोडावन, चिंकारा, काले हिरण, लोमड़ी, एंडरसन टॉड, गोहा, मरुबिल्ली, पीवड़ा। पीवड़ा क्या होता है? सांप होता है जो धरती के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर अंदर ही चलता है और ये बहुत लोगों को रेगिस्तान में काट लेता है। कोबरा आप सभी जानते हैं। रसल वाइपर जो झुंझुना होता है इस सांप के पीछे, आदि इसमें मिलते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया CGSI के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर के जेठवाई गांव की पहाड़ियों में दुनिया की सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं। अब शाकाहारी जो डायनासोर है वो कौन से होते थे? आपने देखे होंगे पिक्चरों के अंदर जिनकी लंबी गर्दन हुआ करती थी ना, वो वाले डायनासोर जो होते थे वो शाकाहारी डायनासोर होते थे। तो जो शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म भी यहाँ पे खोजे गए हैं। इन जीवाश्मों को थारोसोरस इंडिकस यानी भारत के थार का डायनासोर नाम दिया गया है, याद रहेगा। तो थारोसोरस इंडिकस डायनासोर जो है वो कहां पर? हमारे जैसलमेर बाड़मेर में पाए गए। सीता माता अभ्यारण्य की भी अब बात कर रहे हैं। ये 4th नंबर पे, ये चित्तौड़ प्रताप उदयपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में है, प्रतापगढ़ में है और उदयपुर में स्थित है। 1971 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। इस अभ्यारण्य को उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? उड़न गिलहरी। आपको पता ही होगा कि जब राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया था, कब वो कौन से अभ्यारण्य में आई थी? सीता माता अभ्यारण्य में ही रह रही थी। ठीक है। और यहां पर गिलहरियों से एक विशेष प्रेम राम जी का बताया जाता है। तो यहां पर देखिए उड़न गिलहरियां जो है वो कहां पर मिलती है? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 50 बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। इस अभ्यारण्य में स्थित लव कुश जल स्रोत है। 2 कुंड है, एक लव है और एक कुश नाम से। और लव कुश किसके बेटे हैं? राम और सीता के बेटे हैं। तो लव कुश जल स्रोतों से अनंत काल से ठंडी और गर्म जल धाराएं प्रभावित हो रही है और जाखम बांध इसी अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट दोस्तों, कुंभलगढ़। यह अभ्यारण्य उदयपुर में पाली, राजसमंद, उदयपुर, पाली और राजसमंद। जबकि सीता माता का है चित्तौड़, प्रताप और उदयपुर। वैसे मेन जो है वो प्रतापगढ़ भी क्वेश्चन में आता है कि ज्यादातर इसका हिस्सा जो है क्योंकि वो प्रतापगढ़ के अंदर है। तो यह अभ्यारण्य उदयपुर, पाली और राजसमंद जिले के अंदर है। कौन सा? आपका कुंभलगढ़। ठीक है। और मेन जो है वो कहां पर है? राजसमंद के अंदर। 1971 में इसकी स्थापना की गई। यह अभ्यारण्य भेड़िए के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। तो भेड़िए की अगर बात आएगी तो वो सीधा सीधा आपको कुंभलगढ़ राजसमंद को आपको कनेक्ट कर लेना है। यहां भेड़िए, रीछ क्या होता है? भालू होता है। मुर्गे, चौसिंगा, घटेल भी इसको कहते हैं, ये मिलते हैं। जिसके 4 सींग होते हैं हिरण के, है ना, ये उसकी बात हो रही है। इस अभ्यारण्य में चंदन के वृक्ष भी मिलते हैं और रणकपुर के जैन मंदिर इसी अभ्यारण्य में। तो रणकपुर का जैन मंदिर एक तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और चंदन के वृक्ष भी यहां पर इंपॉर्टेंट है और एक भेड़िया यहां पर इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें आपको याद करनी है, सॉरी, कुंभलगढ़ से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। चंबल या फिर घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य चंबल नदी में बनाया गया है जो कि राणा प्रताप सागर से यमुना नदी तक विस्तृत है, जो कि कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली में स्थित है। कहां पर? कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली में। ये एकमात्र अतृप्त राज्य, जो कि मतलब इसका मतलब क्या है? ये राजस्थान के अंदर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। मतलब 3 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है। तो अतृप्त राज्य भी इसको जो हम कहते हैं अभ्यारण्य, अतृप्त राज्य अभ्यारण्य, जो 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। चंबल देश की एकमात्र नदी सेंचुरी है जो कि किस पे है? नदी के अंदर है जो सेंचुरी। इसे घड़ियालों का संसार भी कहते हैं। चंबल नदी में डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है। डॉल्फिन मछली या तो आपको चंबल में मिलेगी या फिर आपको मिलेगी गंगा में। तो गंगा और चंबल ये 2 नदियां हैं जहां पर आपको ये मिलती है, जिसको गांगेयसूस भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ताल छापर की बात कर रहे हैं।
ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है? चूरू के अंदर ये अभ्यारण्य स्थित होगा। चूरू, इस अभ्यारण्य में काले हिरणों को संरक्षण दिया गया है। किस तरह के हिरणों को? काले हिरणों के लिए। ताल छापर काले हिरणों से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताल छापर अभ्यारण्य को प्रवासी पक्षी कुरंजा की शरण स्थली भी कहते हैं। तो कुरंजा और कुरंजे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काले हिरण, ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपको टिक लगा देना है। आगे पढ़ते हैं भैंसोड़गढ़ अभ्यारण्य, जो कि चित्तौड़गढ़ में घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बस्सी, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, कहां पर? बस्सी जो है, अगर आपने नक्शा देखा हो दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि एक चित्तौड़ यू है और एक छोटा सा यू, एक चित्तौड़ टूट के यू बना हुआ है। तो जो अलग से पार्ट है आप राजस्थान के नक्शे में देखेंगे तो वहां पर ये बस्सी होता है, और उसी जगह पे कौन सा बसा हुआ है? आपके बस्सी जो अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माउंट आबू अभ्यारण्य, सिरोही में। कहां पर है माउंट आबू? आप सबको पता है सिरोही में है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंगली मुर्गों का क्वेश्चन आएगा। माउंट आबू अभ्यारण्य आपको टिक कर देना है। ठीक है, और गुरु शिखर जो है वो इसी अभ्यारण्य में, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर होती है। इसके बाद बात करते हैं सवाई मानसिंह, तो ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित होगा। केला देवी की हम बात कर रहे हैं, ये सवाई माधोपुर और करौली में स्थित है। यहां पर देववन औरण भी स्थित होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल जो है वो उदयपुर में, सोम नदी का यहां पर उद्गम होता है। टीक के वृक्ष का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क भी जो है वो यहां पर है। तो फुलवारी की नाल जो है वो अभ्यारण्य कहां पर होगा? उदयपुर में होगा। आगे बढ़ते हैं टोडगढ़ रावली। ठीक है, ये अजमेर में, पाली में, राजसमंद में फैला हुआ है। अजमेर, पाली और राजसमंद के अंदर फैला हुआ है। यहां एक किला भी है जिसको टोडगढ़ का किला कहते हैं, जो कि कहां पर स्थित है? अजमेर में। तो अजमेर में टोडगढ़ का किला है। इस किले का जो निर्माण है वो कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। कर्नल जेम्स टोड को तो आप जानते होंगे ना, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है। राजस्थान का इतिहास लिखा बहुत लोगों ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, और हम इसके बारे में और डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता था। घोड़े पे बैठ के ये अलग अलग जगह पे जाकर अपने इतिहास को जो है वो संजोते थे। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनीतिक कैदियों को कैद रखा जाता था जब स्वतंत्रता आंदोलन हुए। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह को इसमें कैद में रखा गया। विजय सिंह पथिक और उर्फ भूप सिंह जो उनका नाम था, उसको कैद में रखा गया था इसी टोडगढ़, जो टोडगढ़ में। ठीक है, तो जो कि किसके द्वारा बनाया गया टोडगढ़ किला? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और कहां पर है? अजमेर में। और ये कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में है? टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में। रामगढ़ विषधारी, बूंदी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की बात अब हम कर रहे हैं। बूंदी रामगढ़ विषधारी या फिर रामगढ़ विषधारी, दोनों एक ही नाम है, को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। ठीक है, तो भारत के कितने? 52 जो है, और एक बार और टोटल जो है वो 57 के समथिंग है। मैं एक बार और क्लियर करके आपको बता दूंगा। तो ये 52वां जो बाघ संरक्षण अभ्यारण्य जो ओवरऑल इंडिया के अंदर है, उसको अधिसूचित किया, किसमें किया गया? रामगढ़ विषधारी के अंदर। ठीक है, रणथंभौर, सिरस्का और मुकुंदरा हिल्स के बाद राजस्थान में ये चौथा बाघ अभ्यारण्य बना है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य में भारतीय भेड़िए, तेंदुए, धारीदार लग्गड़बग्घे, भालू, सुनहरा शियार, चिंकारा, नीलगाय, लोमड़ी जैसी जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। मेज नदी यहां से निकलती है, और बूंदी के शासकों का आखेट क्षेत्र भी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जमवा रामगढ़। अब एक रामगढ़ बूंदी वाला था, एक जमवा रामगढ़ है जो कि जयपुर ग्रामीण में स्थित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंदबरेठा अभ्यारण्य, ये कहां पर है? बंदबरेठा भरतपुर के अंदर स्थित है। केवला देव अभ्यारण्य का ये हिस्सा है। इसमें बया पक्षी सर्वाधिक पाया जाता है। बारेठा झील परिंदों का घर है। ठीक है, ये कौन सी है? परिंदों का घर है, वो केवला देव से रिलेटेड है, पक्षी और ये सब मिलते हैं। नेक्स्ट आता है जवाहर सागर, ये अभ्यारण्य कोटा, चित्तौड़ और बूंदी के अंदर है। कोटा, चित्तौड़ और बूंदी के अंदर है। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। मगरमच्छ, गेपरनाथ का मंदिर, गरड़िया महादेव का मंदिर और कोटा बांध इसी के अंतर्गत
आता है। तो ये कौन सा है, जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर डैम जो है वो किस पे बना हुआ है, चंबल पे बना हुआ है। तो आप उससे भी इसको रिलेट करके इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। शेरगढ़ अभ्यारण्य की मैं बात करने जा रहा हूं। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है, बारां में स्थित है। परवन नदी यहां पे गुजरेगी। इस अभ्यारण्य से कौन सी निकलेगी, परवन नदी निकलेगी। शेरगढ़ दुर्ग सांपों की संरक्षण स्थली, चिरौंजी के वृक्ष, यहां पर सर्प उद्यान भी स्थित है। तो ये है हमारा शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है, बारां में स्थित है। तो इसके बारे में ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहां पर आपको दे दिए गए हैं। 20वां पॉइंट है, जय संबंध, पहले उदयपुर और अब सलुम्बर के अंदर। पुराने क्वेश्चनों में आपको उदयपुर देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये प्रॉपर अगर देखिए, अभी तक जिलों की कोई भी अधिसूचना जो है वो स्पष्टीकरण नहीं हुई है। सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ जिले बनेंगे, कुछ छूटेंगे, क्या होगा, कुछ विधानसभा के बराबर के है। तो ये रोज की एक चीज है। अभी 15 दिन फिर डिले कर दी गई है। रिपोर्ट फाइनल होने वाली थी, 15 दिन डिले कर दिए। अभी तक कुछ निश्चित नहीं है कि कौन से जिले रहेंगे, कौन से जिले नहीं रहेंगे, इसलिए हमें दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे समझ में, पहले अगर ये सलुम्बर को हटा दिया गया तो वापस ही उदयपुर में चल जाएगा, और अगर नहीं किया गया तो ये सलुम्बर ही रहेगा। बगेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। जलचर क्या होते हैं, पानी में और स्थान पे चलने वाले जो पानी के जो जीव होते हैं, जलचर हो गए। और रूठी रानी का महल भी कहां पर स्थित है, जयसमंद, जो कि उदयपुर सलुम्बर के अंदर स्थित है। ठीक है। नाहरगढ़ के बारे में जयपुर के विशेष लोग, जयपुर के जो लोग हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन जयपुर के जो बाहर के लोग हैं उनके लिए बता देते हैं। 9 रानियों का ये महल हुआ करता था। विशेष चर्चा करेंगे कछवाहा वंश राजस्थान के अंदर, जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो नाहरगढ़ जयपुर जो है वो इसका आंसर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है, रामसर जो वो साइट है वो अलग चीज होती है, ये है रामसागर। और रामसागर कहां पर होगा दोस्तों, धौलपुर के अंदर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केसरबाग, ठीक है, आप देखिए यहां पर है रामसागर और केसरबाग दोनों ही कहां पर है, धौलपुर में। रामसागर, देखो रामसा नाम और केसर, इसको आप कनेक्ट करें, राम और केसर को कनेक्ट करके आप इन दोनों को धौलपुर से कनेक्ट करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वन विहार। वन विहार भी कहां पर है, धौलपुर में, जहां पे इंपॉर्टेंट है सांभर और सारस। ठीक है। तो केसरबाग भी कहां पर है, धौलपुर में। रामसागर कहां पर है, धौलपुर में। और आपका वन विहार कहां पर है, धौलपुर में। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कोटा और झालावाड़ में स्थित है। और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहां पर स्थित है, उदयपुर में। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है वो यहाँ पर पूरे कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 जो टाइगर रिजर्व है, वैसे हमने इन टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो सवाई माधोपुर में तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो है, जो कि सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है। उसके बाद अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व चालू किया गया। उसके बाद में कोटा मुकुंदरा हिल्स, जो कि कहां पर, कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी में स्थित है। और उसके बाद में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि 5वां बनाया गया है। तो टोटल राजस्थान में अब कितने टाइगर प्रोजेक्ट है, 5 टाइगर प्रोजेक्ट है। और वो कौन कौन से हुए, एक रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं जैविक उद्यान के बारे में। ठीक है। प्रदेश में पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो सज्जनगढ़ में जैविक उद्यान बनाया गया। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहां पर है, उदयपुर में। और ये कब लोगों के लिए खोला गया, 12 अप्रैल 2015 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है। उसी प्रकार नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो है वो 4 जून 2016 को पर्यटकों के लिए खोला गया। ठीक है। तो 2015 में, पहले तो जैविक उद्यानों की बात कर रहे हैं, तो जैविक उद्यान में पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ ये खोला गया है आपका 2015 में। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो है वो 2016 में पर्यटकों के लिए खोला गया। माचिया जैविक उद्यान, जो कि जोधपुर के अंदर है, ये पर्यटकों के लिए 2016 में, इसको भी 2016 में खोला गया। अबेड़ा जैविक उद्यान, जो कि कोटा में स्थित है। ठीक है। और इसको कब खोला गया, 2022 के अंदर। ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा
2021 को लोकार्पण किया गया तथा कोटा जंतुआलय के वन्य जीवों को इसमें स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो आप सीधी बात समझिए, जो पहले जू हुआ करते थे, छोटे छोटे जेल हुआ करते थे, इनको थोड़ा बड़े रूप में इनको करके और वहां पर इनको शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो ये एक तरह से जू होते हैं जो कि बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं और उनको जो बायोलॉजिकल नेचर होता है, मतलब पब्लिक और पॉल्यूशन से दूर एक जंगल जैसा इलाके में रखा जाता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल पार्क है। इसमें अपना जो सज्जनगढ़ है 2015, नाहरगढ़ 2016, माचिया जैविक 2016, अबेड़ा जैविक 2022 और बीकानेर में मरुधरा जैविक, अजमेर में पुष्कर व जैविक उद्यान बनाए जा रहे हैं, अभी बने नहीं है। ये पब्लिक के लिए कब खुलते हैं उसकी अधिसूचना जो है वो जल्दी आएगी। तो बीकानेर में तो मरुधरा जैविक उद्यान और अजमेर में पुष्कर जैविक उद्यान जो है वो अब नए बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्ड पार्क, उदयपुर स्थित राज्य के पहले बर्ड पार्क को दिनांक 12/5/2022 से आम जन के लिए खोल दिया गया है। तो 2022 से बर्ड पार्क जो है, बर्ड पार्क राजस्थान में कहां पर होगा, आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृग वनों की बात कर रहे हैं। मृग वन मतलब हमारे हिरण भैया जहां पर रहते हैं उनके भी रिजर्व के लिए सिटीज में और हर जगह अलग अलग जो है उनके लिए रिजर्व किए गए हैं जगह। तो मृगवन जो है वो राजस्थान में 7 मृगवन है और यहां पर अब हम चालू करते हैं कि वो 7 मृगवन कौन कौन से हैं। तो पहला तो अशोक विहार मृगवन है जो कि कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर शहर के अशोक विहार के बीच में 12 हेक्टेयर भूमि में अशोक विहार मृगवन के नाम से विकसित इसको किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं माचिया सफारी पार्क, जोधपुर के कायलाना झील के पास में 1985 में इसको शुरू किया गया। तो जोधपुर की कायलाना झील के पास में 1985 में इसको शुरू किया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है, 600 हेक्टेयर के लगभग है। कितना है, ये 12 हेक्टेयर, ये 600 हेक्टेयर, उसी से आप अनुमान लगा लीजिए कितना बड़ा होगा। इसमें भेड़िए, लंगूर, सेही, मरुबिल्ली, नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा नामक वन्य जीव और अनेक पक्षी देखे जा सकते हैं। यह राज्य का तीसरा जैविक पार्क भी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चित्तौड़गढ़ मृगवन। चित्तौड़गढ़ मृगवन की बात करें तो प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिणी किनारे पर इस मृगवन को 1969 में स्थापित किया गया, 1961 में, सॉरी 1969 में। और कहां पर, चित्तौड़ के दक्षिणी भाग में इसको लगाया गया। राज्य का प्रथम ये मृगवन है जिसमें नीलगाय, चीतल, चिंकारा, काला हिरण आदि वन्यजीव भी रखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुष्कर मृगवन, ठीक है, पुष्कर मृगवन पावन तीर्थ स्थल पुष्कर के पास प्राचीन पंचकुंड के निकट पहाड़ी क्षेत्र में मृगवन विकसित किया गया है। विकास के बाद 1985 में इसमें कुछ हिरण छोड़े गए जिनको आज भी सुविधा पूर्वक देखा जा सकता है। तो चौथा जो आपके मृगवन है वो कौन सा हुआ, पुष्कर मृगवन हुआ। उसके बाद संजय उद्यान मृगवन लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में शाहपुरा, ठीक है, जिला जयपुर के अंदर जो है वो स्थित है, के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पे ये उद्यान विकसित किया गया है। इसको ग्रामीण चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, ग्रामीणों को उसके बारे में जाना जाए। चिंकारा, नीलगाय, चीतल आदि वन्य जीव इसके अंतर्गत रहते हैं। इसके बाद सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर के सज्जनगढ़ दुर्ग के पास पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद अमृता देवी मृगवन, ये खेजड़ली जोधपुर जिले में स्थित है। ये 1998 में शुरू किया गया और राज्य का सबसे बड़ा मृगवन है। तो सबसे बड़ा मृगवन कौन सा, अमृता देवी मृगवन, जो कि कहां पर है, जोधपुर जिले में है। तो देखिए हमारे 7 मृगवन, पहला अशोक विहार, दूसरा माचिया सफारी, तीसरा चित्तौड़ मृगवन, चौथा पुष्कर, पांचवा संजय उद्यान, छठा सज्जनगढ़ और सातवां अमृता देवी मृगवन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर रहे हैं जो जंतुआलय हैं, अब उनकी बात कर रहे हैं। जो जू है, प्रॉपर जू जो है, जैसा जो हम शुरू से देखते आए हैं बायोलॉजिकल पार्क, अब इसके अपडेट वर्जन है। जो जैविक उद्यान है वो इसके अपडेट वर्जन है। अब हम इसके ओल्ड वर्जन पे जा रहे हैं। जो जू होते थे, तो जयपुर जंतुआलय जो है वो 1876 में इसकी स्थापना की गई। ये जंतुआलय राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय है, राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है। मगरमच्छ घड़ियालों को कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में यहाँ पर विख्यात है। यहाँ पर इनका कृत्रिम प्रजनन जो है वो कराया जाता है। उदयपुर जंतुआलय की बात कर रहे हैं
तो गुलाब बाग में 1878 में स्थापित इसको किया गया, 2 साल बाद। कहां पर? उदयपुर में। उसके बाद बीकानेर में 1922 में स्थापित किया गया। फिर जोधपुर जंतुआलय की बात करते हैं तो 1936 में ये जंतुआलय दुर्लभ पक्षी गोडावन के कृत्रिम प्रजनन के रूप में, अगर क्वेश्चन आता है दुर्लभ प्रजाति है गोडावन और उसकी जो कृत्रिम प्रजनन स्थली वो कहां पर होगी? तो जोधपुर में। घड़ियालों की प्रजनन स्थली जयपुर में, ठीक है। और कोटा जंतुआलय 1954 में स्थापित। ये जंतुआलय राजस्थान का सबसे नवीन जंतुआलय है। तो सबसे नवीन जंतुआलय की अगर मैं बात करूंगा तो वो कोटा हो जाएगा। सबसे प्राचीन जंतुआलय की बात करूंगा तो दोस्तों वो जयपुर जंतुआलय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखते हैं। और बीकानेर जो जंतुआलय है वो अभी वर्तमान में जो है वो बंद है। तो अभी जो रियल टाइम जो चल रहे हैं वो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा जंतुआलय जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी यहाँ पर साथ में निकालने हैं। उसके लिए आपको हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल प्ले स्टोर से जाके सारस्वत स्टेनो आप सर्च करेंगे, वहां पर आपको हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिलेगी, जहां पर आपको करंट जीके, राजस्थान जीके, साइंस और जो आपके जितने भी टॉपिक हैं वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको वहां पर वन लाइनर नोट्स और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप ऐप स्टोर यूज करते हैं, आईफोन यूजर हैं, तो आपको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है और YDIAJZ आपको कोड डालना है और आप इस एप्लीकेशन और उन सुविधाओं का जो है वहां पर फायदा उठा सकते हैं, जहां पर आपको राजस्थान जी के करंट अफेयर, आपकी जनरल साइंस हो गया, ठीक है, सभी तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उद्यानों की बात हो रही है, ठीक है। तो जय निवास उद्यान जो है वो जयपुर में है। देखिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने उसी का सार यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जय निवास उद्यान कहां पर है? तो वो जयपुर के अंदर है। ये एक तरह से सिंपल वे में कहें तो एक सिटी के अंदर कुछ पार्क बना दिए जाते हैं, तो ये उस तरह की चीज है। तो ये उद्यान जयपुर के इष्ट देवता गोविंद देव जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। जल उद्यान की बात करूं तो आमेर महलों के नीचे बने जलाशय मावठा के मध्य ज्यामितीय पद्धति पर बना हुआ उद्यान है, जिसको जल उद्यान कहते हैं, जो कहां पर? ये भी जयपुर में है। राम निवास उद्यान, इस उद्यान की स्थापना राम सिंह द्वितीय राजा के द्वारा हुई। इस उद्यान में अल्बर्ट म्यूजियम स्थित है, ठीक है। अल्बर्ट हॉल जिसको कहा जाता है, जहां पर मम्मी जो होती है, पुरानी बॉडी जो होती है वो भी रखी गई है। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रामबाग की बात करें तो केसर भंडारण का बाग जयपुर को कहते हैं, जहां पर, ठीक है। तो रामबाग भी कहां पर है? जयपुर। नाटानी का बाग जयपुर में स्थित है। यह बाग वर्तमान में जय महल पैलेस होटल को परिवर्तित कर दिया गया है, जो कि कभी नाटानी का बाग हुआ करता था। छत्रविलास उद्यान, छत्रविलास उद्यान कोटा में स्थित है। सन 1984 में महाराव उमेद सिंह ने इस उद्यान के याद में घर का निर्माण करवाया था। वर्तमान में छत्रविलास उद्यान को उम्मेद क्लब के नाम से जाना जाता है। तो छत्रविलास उद्यान का वर्तमान नाम क्या है? उम्मेद क्लब है, और ये कहां पर है? कोटा में है। जबकि बाकी नाटानी, रामबाग, रामनिवास, जल उद्यान और जय निवास उद्यान कहां पर है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व की बात अब हम करने जा रहे हैं। कंजर्वेशन रिजर्व क्या चीज है वो देखिए। सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र में सरकार का स्वामित्व होगा, किसी भी क्षेत्र में, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यान जो है और अभ्यारण्यों से सटे हुए जो उनके नजदीकी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में एक संरक्षित क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मतलब ये एक एरिया अगर मान लो हमारा अभ्यारण्य है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है, तो इससे रिलेटेड जो पास का जो भूभाग है उसको ये क्या इसमें कंजर्वेशन रिजर्व में घोषित कर देते हैं। राज्य सरकार द्वारा संरक्षित रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा सकते हैं, इसको राज्य सरकार भी घोषित कर देती है। ऐसी घोषणा स्थानीय समुदाय से परामर्श करने के बाद ही की जाती है। मतलब वहां पर जो लोग रहते हैं उनसे, उनके नेताओं से बात करके, उनके मुखिया से बात करके ही ये जो राज्य सरकार है वो इस पे डिसीजन लेती है। भूदृश्य, वनस्पति, जीव जंतु और उनके आवास की सुरक्षा के उद्देश्य से संरक्षण भंडार घोषित किए जाते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर रहने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब ये कि वो अपने कार्य कर सकते हैं, अपनी खेती कर सकते हैं, या फिर वो अपना, वहां से आपको निकाला नहीं जाएगा। वहां पर आपको जंगल के परिवेश के अनुसार ही रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको तरीका बताया जाता है, सरकार उसमें पूरी मदद करती है। तो ये होता है आपका कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। चलिए
तो कंजर्वेशन रिजर्व पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो अपन देख लेते हैं। राज्य का 36वां कंजर्वेशन, टोटल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो 36 है। तो राज्य का 36 कंजर्वेशन रिजर्व जो है उदयपुर जिले के महासीर कंजर्वेशन रिजर्व बड़ी झील को घोषित किया गया है, जो सबसे नवीनतम है। ठीक है, तो महासीर कंजर्वेशन रिजर्व जो कि सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व होगा। राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो राज्य में सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व होगा बीड़ मुहाना संरक्षण रिजर्व, जो कि कहां पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और राजस्थान का अगर सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व की बात करेंगे तो राज्य में सबसे बड़ा जो होगा वो शाहबाद के जंगल, और शाहबाद के जंगल कहां पर होंगे, 12 के अंदर। ठीक है, और इससे रिलेटेड पूरी 36 जो कंजर्वेशन रिजर्व की सूची है दोस्तों, वो मैं आपको अलग से टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, उसको भी आप देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो यहां से बनेंगे, या फिर जो रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको अपने स्पेशल वन लाइनर नोट्स में दे दिए हैं, वहां से आप पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां शिकार करने पर क्या हो, प्रतिबंध हो, आप वहां शिकार नहीं कर सकते हो, आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। राज्य में कुल आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या है 33। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्रों वाला जिला कौन सा है, जोधपुर जिला है, जहां पर 7 आखेट निषिद्ध क्षेत्र बनाए गए हैं। तो सबसे ज्यादा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहां पर है, जोधपुर के अंदर। कितने, 7, टोटल संख्या 33। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, कोटसर, सावंतसर, चूरू। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, कोटसर, सावंतसर, चूरू के अंदर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आखेट क्षेत्र कौन सा होगा, संथाल सागर, जयपुर। तो चाहे हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें या आखेट निषिद्ध क्षेत्र की बात करें, सबसे छोटे दोनों ही कहां पर है, जयपुर के अंदर स्थित है। और इस तरीके से दोस्तों हमने आखेट निषिद्ध क्षेत्र के बारे में भी पढ़ लिया है। तो जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है या वन्यजीव संरक्षण जो है, इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दोस्तों मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। जो और स्पेशल पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने वन लाइनर नोट्स के अंदर भी शामिल कर दिए हैं। तो आपको अगर आप जाते हैं जो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वहां से आप जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान जी के वन लाइनर ये हिंदी मीडियम के अंदर है, और राजस्थान जी के जो वन लाइनर है वो ये वाला राजस्थान जी के वन लाइनर क्वेश्चन ये इंग्लिश में आपको दिए गए हैं। यहां से आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं और अपने जो नंबर है उनको और ज्यादा श्योर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपका मैं समझता हूं आपको पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान के पशु संसाधन, जो अब गाय भैंस और ऊंट घोड़े, अब उन पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, मुर्गी पालन जो होता है तो अब उस पे हम लेकर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका राजस्थान का जो पशु संपदा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग सारस्वत फैमिली के साथ बने हुए हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।